हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो और उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो तो उस पर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है। बच्चों, हमें इस टॉपिक को पढ़ना है और ये जो टॉपिक है बच्चों, देखिए कितनी बार पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। 2008, 11, 14, 15, 16 और 18 में पूछा गया है। आगे भी पूछा गया होगा बच्चों, लेकिन डाटा इतना ही था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस टॉपिक पर फोकस होकर पढ़िए, इसको तैयार कर लीजिए। बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ खास बातें मैं बताऊंगा, जिसको आप अगर समझ जाएंगे तो जो ये टार्क निकालना है वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बच्चों, मैं इतना आसान तरीके से हर एक टॉपिक का आपके पास सलूशन लेकर आ रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में हमें जो कुछ भी पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया गया है। ये एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कि ईच एंड एवरीवेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? ई है। तो अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा ड्रॉ दिखाते हैं। और सपोज करो कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है इस तरह से, वो कहां से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है और कहीं नेगेटिव चार्ज है तो इसमें जाकर क्या हो जाता है? एंटर कर जाता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम डायरेक्शन देखें तो किधर से? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हम मान सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इधर आपका पॉजिटिव चार्ज होंगे बहुत सारे और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकली है और कहां को जाके यहां पे ये रुक गई है। मान लीजिए कि ये जो इसका जो एंड है वो नेगेटिव एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिधर की तरफ हेड होता है, और जिधर की तरफ टेल होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके पॉजिटिव एंड को, पॉजिटिव चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि केवल इसमें एक पॉजिटिव चार्ज रख दो। मान लीजिए कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और केवल इसमें एक कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रख दिया जाए, तो आप बताइए बच्चों कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस पे फोर्स लगाया जाएगा वो किधर की तरफ लगाया जाएगा? बहुत आसानी से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्जेज हैं ये भी इसको इधर की तरफ रिपेल करेंगे और इधर नेगेटिव चार्ज वाला जो एंड है ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट ही करेगा। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज है रखा गया है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिधर की तरफ हेड है उधर की तरफ उस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। बच्चों, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा था उस समय भी इस बात को समझाया था, यहां पर भी आवश्यक इस बात को समझना। यदि कि अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि अगर कहीं भी पर भी पूछा जाए कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है, तो वो किधर की तरफ मूव करेगा? उसका मोशन का डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा? तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। बच्चों, आप इस बात को समझ रहे हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए बच्चों कोई नेगेटिव चार्ज इसके अंदर रखा जाए तो क्या सिनेरियो बनेगी? तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो ये नेगेटिव चार्जेस हैं इसको रिपेल करेंगे, यानी कि ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे। ऑन द होल ये हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो होगा, अगर किसी सिंगल कोई नेगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें जो फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा और जो ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है। तो बच्चों, ये रही सिंगल चार्जेस की बात। अब बच्चों, अब हम इसकी बात करेंगे कि अगर किसी टॉर्क को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रख दिया जाता है तो क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। बच्चों, इसको मिटाया जाए। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब सपोज कीजिए बच्चों कि कोई ऐसे इसमें टॉर्क रखा गया है, कुछ यूं, यहां पे माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज और यहां पे प्लस क्यू चार्ज।
अब बच्चों आप इसके पहले पढ़े कि ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा बच्चों? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इधर की तरफ। ये एफ प्लस क्यू हो जाएगा इधर की तरफ। और ये जो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो किधर की तरफ लगेगा? माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा? इस माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। एफ माइनस क्यू, इसको हम लिख सकते हैं ये फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, और इसको हम कह सकते हैं फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है। बच्चों यहाँ पे हमने फोर्सेस का डायरेक्शन आपके सामने क्या कर दिया है? रिप्रेजेंट करा दिया है कि पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने डायरेक्शन तो देख लिया, लेकिन एक्चुअली में इस पे फोर्स कितना लगेगा अगर इसको हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? बच्चों जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया है, E इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन में क्यू नॉट होता है, आपको पता है। तो अब इस क्यू नॉट चार्ज पे जो फोर्स लगता है, अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो क्यू नॉट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो कितना लगता है? क्यू नॉट E लगता है। वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और जो टेस्ट चार्ज, वो जो आपका चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव क्यू है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा? या प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q इंटू ई हो जाएगा। वैसे ही बच्चों ये F माइनस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप निकालें तो? ये देखिए यहां पे केवल हम क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड लेंगे इस चार्ज का। हमने जब डायरेक्शन दिखा दिया है फोर्स का तो वहां पे माइनस साइन चार्ज का नहीं लिया जाता है, केवल और केवल क्या लिया जाता है? इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो इस पे भी जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई लगेगा। इस फोर्स में और इस फोर्स में अंतर क्या है? या प्लस क्यू किधर की तरफ लग रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, या माइनस क्यू किधर की तरफ लग रहा है? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बच्चों? सेम है। तो हम यहां पे देख सकते हैं दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? सेम है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि ओनली फोर्स, स्टार कभी ना बात करें बच्चों, केवल ये पहली बात करें कि फोर्स ऑन डाइपोल kept in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो अगर इसकी बात की जाए कि कितना फोर्स लगेगा, तो आप यहां पे देख रहे हैं बच्चों कि F प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगा? अभी आपने देखा Q इंटू ई लगा, Q इंटू ई लगा। ये तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। और F माइनस क्यू चार्ज पे इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, क्यू ई लगा। F माइनस क्यू कितना हो जाएगा? ये भी क्यू ई ही होगा बच्चों, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये कहा जाएगा नेट फोर्स ऑन डाइपोल कितना हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन डाइपोल, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? अगर इसको लिखा जाए तो F इक्वल्स टू, अगर इस वाले को जो इसके डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव मानता है तो जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी F प्लस क्यू माइनस में F माइनस क्यू। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू लिखी जाए बच्चों, अगर वाल इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है तो यहाँ पे जो नेट फोर्स हो जाएगा F नेट, इसको लिख दिया जाए, F नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये भी क्यू ई माइनस में F माइनस क्यू भी क्यू ई है। ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि अगर कोई डाइपोल हो और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर लगने वाले नेट फोर्स की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इस क्वेश्चन को बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, पूछ देगा कि व्हेन अ डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज, 4 ऑप्शन दे देगा, QE, 2QE, 0, 4QE। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पहले तो हमने फोर्स निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे? यही टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब लिखेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल।
तो बच्चों टॉर्क ऑन डाइपोल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? टॉर्क ऑन डाइपोल निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों? अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कि अगर कोई एक ये रॉड है और यहाँ पे ये इसको पिनअप किया गया, इसके अलोंग ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, और एक फोर्स इधर की तरफ लगा और दूसरा फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो आप बताइए अगर दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या है, सेम है, तो इस पे टॉर्क क्या होता है? टॉर्क अगर इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टाउ बोला जाता है। टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है? फोर्स इनटू दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो फोर्स इंटू ए बी, इन दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड टॉर्क। हम जानते हैं इस फॉर्मूले को 11th में पढ़ाया गया था और आपको ये बात याद होगी कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एक फोर्स ले लीजिए और दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टॉर्क निकल जाएगा। तो यहां पे टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या आवश्यकता है? एक तो दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन हमें पता चल जाए और उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा बच्चों? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा इस नेगेटिव चार्ज का, और ये पॉजिटिव चार्ज का ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसके अलोंग ये लग रहा है। अब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? मान लीजिए कि ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका नेमिंग कर दें। सपोज कीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है? सी है। ये इस पॉइंट को हम मान लें कि सी है। ये 90 डिग्री का एंगल बना और सपोज कीजिए किसी एंगल पर रखा गया। ये जो टॉर्क आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल पर रखा गया। सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है बच्चों? ये एंगल बना रहा है। इसका मतलब कि इसका जो आपको बताया गया है कि इसका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, ये आप कह सकते हैं ये P का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इधर की तरफ ये डाइपोल का भी डायरेक्शन है -q से +q, और यही इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है। तो इस केस में हम देखें तो ये एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इससे जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। इस कारण इस एंगल को हम थीटा लिखेंगे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब आपसे कहा जाए इन ट्रायंगल ABC, अगर आपको ये BC निकालना, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आप वेरी इजीली यहाँ पे साइन थीटा का यूज करते हुए आप वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल। तो टॉर्क ऑन डाइपोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? टॉर्क ऑन डाइपोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, इसको लिख सकते हैं। और ये क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर पढ़ा जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। जो इस पे फोर्स लग रहा है उन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं, इसी टाउ को क्या लिख सकते हैं बच्चों? इस फोर्स को यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? इस टाउ को, सॉरी, इस टाउ को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये BC हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? BC। तो आप इसको कोई इक्वेशन नंबर दे लीजिए। सपोज कीजिए कि इक्वेशन 1 2 हो गया है, तो ये इक्वेशन क्या हो गया? थर्ड हो गया। ये जो आपका इक्वेशन हो गया वो कितना हो गया? थर्ड हो गया। इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उससे ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब देखिए ABC, इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हम जानते हैं जो डाइपोल का लेंथ होता है वो कितना होता है? जो डाइपोल का लेंथ होता है हम 2L के फॉर्म में बार बार ले रहे हैं। इसके पिछले वाले टॉपिक में भी, इसमें भी ये 2L इसका लेंथ लिया जाएगा। डाइपोल का जो लेंथ होगा कितना लिया जाएगा? 2L लिया जाएगा। तो आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये थीटा के सामने वाला जो साइड होता है बच्चों वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC
अपान में जो इसका हाइपोटेनस है ये माइनस क्यू से प्लस क्यू तक का जो डिस्टेंस हम लेते हैं डायपोल का लेंथ कितना माना जाता है, 2l माना जाता है। तो यहाँ पे 2l रख लीजिए, इसको BC अपॉन 2l हो जाएगा। तो BC इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा हो जाएगा। और यहां से इस BC की वैल्यू अगर हम इक्वेशन थर्ड में पुट करें तो क्या हो जाएगा, ऑन पुटिंग the value of BC in इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में अगर उसकी वैल्यू पुट की जाए तो आप देख सकते हैं ये टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स। अब देखिए फोर्स को हम निकाल चुके हैं। यहां अगर केवल सिंगल एक फोर्स की बात की जाए तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, QE लग रहा है। तो इसकी वैल्यू यहां से BC की वैल्यू हम पुट कर दे 2l साइन थीटा, और यहां से इस फोर्स की वैल्यू क्या पुट कर दे, Q इंटू E। तो अगर यहां पे इस फोर्स की वैल्यू क्या पुट किया जाएगा तो वो Q इंटू E हो जाएगा, और यहां पे इससे BC से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं, इस मल्टीप्लीकेशन को आप BC के स्थान पे 2l साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2l को Q के साथ लेकर आइए तो ये क्या हो जाएगा, 2QL। अगर इससे 2l से Q से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2QL हो जाएगा, इनटू में बच्चों E, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये सब मल्टीप्लीकेशन में है तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ये टॉर्क इक्वल्स टू, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, तो ये जो टॉर्क इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, 2QL हम किसे कहते हैं। अभी जो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, इसका जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, वो कितना होता है बच्चों, 2QL होता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। तो यहाँ पे 2QL के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, P, और ये क्या हो जाएगा E, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये E साइन थीटा। और यहाँ पे हम 2QL के स्थान पे क्या लिखे हैं, P लिखे हैं। P इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है, आप यहां से देख रहे हैं। अब बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए आप कि इस टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा हो गया। अगर कहीं दो वेक्टर हो A और दूसरा वेक्टर B, तो इसे हम क्या लिखते हैं, AB साइन थीटा, AB साइन थीटा इसको लिख देते हैं। इन दोनों वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा हो जाएगा। अगर कहीं दो वेक्टर A और B हो, AB साइन थीटा वहां लिखा गया हो तो उसको A क्रॉस B भी लिखा जा सकता है। तो ये P भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म देना है तो टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, इस टाउ को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से P क्रॉस E। अब रही बात, ये तो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब ये एक्चुअली में इस टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, ये टॉर्क किधर की तरफ प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले बच्चों ये P क्रॉस E आया है। अगर कहीं पर भी हमें डायरेक्शन जानना होता है इस तरह के कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इस तरह से उंगलियों को फैलाते हैं, ठीक है, अंगूठा को इस तरह से स्ट्रेट रखते हैं ऐसे। अब पहले वेक्टर की तरफ, यहां P है ना, तो यहां देखिए P का डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो हम इस P को इधर की तरफ लेकर जाते हैं। और E का डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। अब ये देखिए ये हमारा किसका डायरेक्शन है, यहाँ पे देखिए ये E का डायरेक्शन इधर की तरफ, और ये P का डायरेक्शन। अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो अंगूठा किधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई टॉर्क इस डायरेक्शन में रखा गया है तो यहाँ पे इस पे लगने वाला जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा इस पे, वो किधर की तरफ हो जाएगा, इनसाइड द प्लेन हो जाएगा, इस तरह से अंदर की तरफ हो जाएगा। अगर बच्चों ऐसे ही मान लीजिए कि अगर ये टॉर्क ऐसे ना होकर, मान लीजिए कि इसमें कुछ ऐसे रखा गया होता, यहाँ पे प्लस चार्ज होता, प्लस Q चार्ज, और यहाँ पे माइनस Q चार्ज होता, तो ये जो आपका टॉर्क हो जाता, अब ये इधर की तरफ हो जाता और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर की तरफ। तो इस केस में अब देखिए ये अंगुलियां इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, तो ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ये ऐसे घूमता, तो अंगूठा हमारा किधर की तरफ गया, ये जो हमारा थंब है वो किधर की तरफ गया, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में जो आपका टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा वो किधर की तरफ हो जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ हो जाएगा। तो आप कहीं भी मान लीजिए दो वेक्टर है, ये P है, एक P इधर की तरफ है,
P इधर की तरफ और E इधर की तरफ, और इस पे लगने वाला, अगर मान लीजिए कि आप टार्क का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो पहले अंगुलियों को फैलाइए, अंगुलियों को P की तरफ, और फिर E की तरफ, E के डायरेक्शन में इसको क्या कर दीजिए, कर्व की तरह से मोड़िए, अंगूठा ये जो आपका थंब जिधर की तरफ जाएगा वो डायरेक्शन देगा किसका, टॉर्क का। तो अगर P पहले है E बाद में है तो यहाँ पे जो टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि P ही यहाँ होता और E कहाँ होता, इधर की तरफ होता, तो इस केस में हमें उंगलियों को कुछ ऐसे घुमाना पड़ता, अंगूठा अंदर की तरफ जो आपका थंब है। तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि टार्क का डायरेक्शन कैसे है। P की तरफ पहले उंगलियों को ले जाइए और E जिधर की तरफ उधर की तरफ मोड़िए, अंगूठा आपका जिधर जाएगा उधर हो जाएगा आपके टॉर्क का डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी आप पता लगा ली। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए बच्चों। तो चलिए आप लिख चुके होंगे, अब इस पे कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे बच्चों। अब बच्चों हम स्पेशल केसेस पढ़ेंगे डायपोल के बारे में। अगर इसको मान लीजिए कि पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया जाए, एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया जाए, 90 डिग्री रख दिया जाए, तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा और उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल हम कहेंगे बच्चों। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, यहां पे इक्विलिब्रियम का साफ मतलब ये हुआ कि जब डायपोल पर लगने वाला जो टॉर्क हो वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इक्विलिब्रियम पर लगने वाला टॉर्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उस समय जो आपका डायपोल होगा वो इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। फोर्स तो ऑलरेडी जीरो है इस पे बच्चों, पहले ही जितना इधर की तरफ फोर्स लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पर, उतना नेगेटिव चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। ये एक दूसरे से वैसे ही ये क्या है, जीरो लग रहे हैं, मतलब कि इस पे फोर्स तो ऑलरेडी नेट फोर्स जीरो है। अगर टॉर्क भी जीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। तो कब कब टॉर्क जीरो हो सकता है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए। अभी आपको बताया कि मान लीजिए कि एक कोई ये आपका रॉड है, इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स F है, ये फोर्स F है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, अभी जब तक ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हैं, मतलब कि ये जब तक कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तब तक तो टॉर्क की वैल्यू कुछ मिलेगी, F इंटू ये मान लीजिए कि यहां से ये R डिस्टेंस है, कितना भी डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, तो F इंटू R मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए कि इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, अब अगर ये रॉड यहां पे चला है तो अब ये फोर्स अब इधर लग रहा है, अभी इधर लग रहा है, तो अब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अब देखिए पहले इतना R था, अब ये जो R होगा वो क्या हो जाएगा, घट के इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और रोटेट कर दिया जाए, अगर मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा और रोटेट करके यहां पे लाया जाए, तो यहां पे अब एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और इसको मिलाया जाए तो अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा कुछ इतना हो जाएगा। ऐसे करते करते अगर मान लीजिए कि ये फोर्स ऐसे लगाया जाए, ये रॉड बिल्कुल ऐसे हो जाए और एक फोर्स इधर की तरफ लगे और दूसरा फोर्स इधर की तरफ लगे, तो इस केस में ये फोर्स तो लगेगा लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो फोर्सेस है वो एक ही पर कोइंसाइड कर जाएगा, यानी कि इस केस में R बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस केस में जो टाउ होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू R, जीरो का मतलब जीरो हो जाएगा, और इस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए बच्चों अगर कोई चीज है, मान लीजिए कि ये हमारी कॉपी है, मैं एक फोर्स एक इधर की तरफ लगा रहा हूं, इधर की तरफ, इधर की तरफ, और एक अपनी तरफ खींच रहा हूं, एक इधर की तरफ लगा, तो ये रोटेट होगा। अब बिल्कुल ये ऐसे सीधा हो जाए और एक फोर्स से इधर, इसको इधर की तरफ खींचा और अपने एक दूसरे फोर्स से अपने तरफ खींचे, तो क्या इस पे कोई मोशन होगा क्या, अब ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ये रोटेट नहीं करेगा। जब ये ऐसे है तो इनके बीच का ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का ये क्या है, R डिस्टेंस है, तब ये रोटेट करेगा। एक फोर्स इस पे लगाया जाए आगे इधर की तरफ और एक फोर्स इधर की तरफ लगाया जाएगा, तो ये ऐसे क्या करेगा, घूमेगा। लेकिन जब ये ऐसे हो जाएगा, अब एक फोर्स अपनी तरफ लगाऊं उधर की तरफ लगाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, अब इस पे कोई, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच में, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब इस पे जो टॉर्क लगेगा वो जीरो हो जाएगा। तो आप ये तो आप इसको फील किए, ये तो आप फोर्सेस को फील किए कि यहां पे जीरो हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली यहां पे आप निकाल सकते हैं केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, किस किस एंगल पे जीरो हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखें बच्चों, तो पहला जो केस होगा इक्विलिब्रियम का वो ये होगा कि व्हेन डाइपोल इज, इसको हम कह सकते हैं डाइपोल इज पैरेलल टू द
इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इस केस में मान लीजिए पैरेलल, डायपोल को पैरेलल होने का मतलब क्या है, मींस बच्चों अगर ये जो P और E के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाए, तो अब व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू द E, इसका मतलब क्या हो जाएगा, P और E के बीच का एंगल जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0। और जब 0 हो जाएगा, ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, टॉर्क क्या हो जाएगा, PE sin 0। और इस केस में ये आपका जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए टॉर्क इस केस में 0 हो गया, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम होगा, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को कहा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा बच्चों, व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहा जाता है, इस केस को, पहले केस को, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, इट मींस जब डायपोल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्यों इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है बच्चों, इस केस में एक मिनट के लिए आप समझिए कि अगर इस डायपोल को कुछ किसी एंगल पे ये क्या किया जाए, किसी वाले देखिए माइनस क्यू चार्ज यहां पे आ जाए और प्लस क्यू चार्ज यहां पे आ जाए, थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद भी अगर मान लीजिए कि आप एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, इसको थोड़ा सा क्या किया, डिस्टर्ब किया ऐसे, अब जब फोर्स हटाएंगे ना तो ये फिर से डायपोल अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या हो जाएगा, सेटअप कर जाएगा। तो इस प्रकार का इक्विलिब्रियम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मतलब कोई भी, अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इस इधर जितना फोर्स लगेगा उतना ही इधर फोर्स लगेगा, और इस केस में ये ना किधर की तरफ भी ये मूव नहीं करेगा, एकदम स्टैटिक हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब इक्विलिब्रियम में स्टेबल क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम क्या किए, मोशन करा है, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किए, और वो डिफॉर्मिंग फोर्स आसानी के बाद फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं बच्चों। इसके उल्टा एक क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और वो दूसरा केस होगा when dipole is anti-parallel to the electric field E। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या, अब एंटी पैरेलल का मतलब यहां पर समझ लिए बच्चों कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर ये नेगेटिव चार्ज हो जाए और इधर ये क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज। इस केस में आप देखिए, अब ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ, P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन इधर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री। तो इसको हम कहेंगे कि इस केस में P और E एंटी पैरेलल है। और इस केस में भी क्या होगा कि नहीं होगा, टॉर्क इक्वल टू 0 तो होना ही है। कैसे, 180 पर भी रहेगा तो साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। इस केस में जब ये एंटी पैरेलल है तब आपका थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और इस केस में जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, PE साइन 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन में 0 होती है, तो इस केस में भी टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जरा इस केस में देखिए बच्चों, इस केस में अब मान लीजिए कि ये जिधर टेल होता है वो किसको बताता है, पॉजिटिव चार्ज को, और जिधर हेड होता है भी आपको समझाया गया, ये किसको बताता है, नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, अब थोड़ा सा इसको कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये यहाँ के नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पर इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे। मतलब दोनों डायपोल को कुछ ऐसे क्या किए रहेंगे, स्टेबल के इक्विलिब्रियम लगाए रहेंगे, जितना इधर की तरफ फोर्स उतना इधर की तरफ फोर्स, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या क्यों कहते हैं बच्चों, अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, मान लीजिए कि अगर इसको थोड़ा सा रोटेट किया जाए ऐसे, ये पॉजिटिव वाले को यहां पे और नेगेटिव वाले को यहां पे, माइनस क्यू चार्ज को यहां पे और प्लस क्यू चार्ज को यहां पे, तो बच्चों आप देखेंगे ये प्लस, जो इधर का जो प्लस जो आपका एंड है, इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, और ये माइनस वाला भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप समझ रहे होंगे। ये प्लस वाला इस पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा, उधर की तरफ, और माइनस वाला भी अपनी तरफ इसको खींचेगा। और ये जो नेगेटिव है वो नेगेटिव वाले पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये प्लस वाला भी इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कि इस पे दोनों मिलकर ये एंड और ये एंड इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, और ये नेगेटिव पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अब बच्चों इसको थोड़ा सा हमने डिस्टर्ब किया, पहले ऐसे था, अब इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब किया, तो अब क्या हो जाएगा, इस पे बहुत ज्यादा फोर्स इधर की तरफ लगने लगेगा और इस पे इधर की तरफ, तो ये अचानक ऐसे अपने आप क्या हो जाएगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा कंप्लीटली। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या हो गया, पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो यहां पे जो इक्विलिब्रियम था, इस इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में ये टाउ इक्वल टू 0 हो गया। तो इन दिस केस
In this case, dipole is in stable unstable equilibrium. Unstable equilibrium. तो आपको क्या करना है बच्चों, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि find the torque on dipole kept in uniform electric field and also discuss the stable equilibrium, condition of स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा जब ये थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा जब ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए। इसका मतलब कि जब डाइपोल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वो उस किस केस में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में होगा। तो आपने समझा बच्चों कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा ये डाइपोल, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। और इसका जो लास्ट केस होता है वो ये होता है कि इस पे मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा। तो बच्चों बताओ साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 91 होती है। तो ये जब दोनों के बीच का, अगर ये थर्ड केस है, if theta equals to 90 डिग्री, देन ये जो टाउ होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इस केस में पीई और साइन के स्थान पे साइन 90 हो जाएगा, तो टाउ मैक्सिमम की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स की वैल्यू पी इंटू ई हो जाएगा। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू कब होगी जब ये 90 डिग्री बनाएगा, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये जो P के का वैल्यू जब मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो 90 डिग्री बनाएगा, तो उस समय जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये थर्ड केस था। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा गया है तो उसके बारे में जितना भी डिस्कशन है इस टॉपिक में समझाया गया बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल when it is kept in non-uniform electric field। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ डाइपोल केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले बच्चों, अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा जा रहा है तो उसमें मोशन होगा कि नहीं होगा, होगा। अभी आपने देखा कि अगर यूनिफॉर्म हो, मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म हो और इसमें कोई माइनस क्यू और प्लस क्यू कोई डाइपोल रखा गया था, तो जितना एफ क्यू इधर की तरफ लग रहा था या प्लस क्यू, उतना ही एफ माइनस क्यू इधर की तरफ लग रहा था। इस फोर्स के बराबर ये था, एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो गया, तो नेट फोर्स इसमें कितना हो गया था, 0 हो गया था। तो अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो इसका कहीं मोशन नहीं होगा, ये जहां का तहां ही रहेगा। केवल इसमें थोड़ा सा अगर इसको किसी एंगल पर रखेंगे तो केवल रोटेशन होगा और उसकी वजह से केवल इस पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये मूव नहीं करेगा। लेकिन वो ये जो केस था वो कौन सा केस था बच्चों, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस था। अगर यहां पे जो केस हो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ना हो, नॉन यूनिफॉर्म का हो, यानी कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आगे बढ़ने पे बढ़ रहा हो या घट रहा हो, या तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो या डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बच्चों इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है तो ये एंड किसको बताएगा, पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, और ये एंड किसको बताएगा, नेगेटिव चार्ज को बताएगा। अगर ये इंक्रीजिंग है तो इधर इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर क्या होगी, कम होगी, और आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्यादा होगी। इसका कहने का मतलब इस केस में जो इसका पॉजिटिव एंड है वो बहुत कम होगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज रखा गया है और यहाँ पे माइनस में 50 कूलम का चार्ज रखा गया है। कितने कूलम का चार्ज रखा गया है, माइनस में 50 कूलम का चार्ज रखा गया है। और यहाँ पे इस किसी डाइपोल को हम क्या कर दें, रख दें। मान लीजिए कि यहाँ पे एक डाइपोल रखा, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है। इस केस में जो पहला जो केस होगा कि अगर मान लीजिए कि हमें ये मोशन यहां पे डिस्कस करना है, इसमें जो सबसे पहला केस होगा फॉर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा हो, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। और दूसरा इसमें जो केस है, जो इसमें डाइपोल है, आपसे कहा जाएगा कि कोई इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसमें जो डाइपोल हो वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया हो। मतलब पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P काम वर्क कर रहा है वो जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी है, तो इसको हम कहेंगे पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इस केस में इस पे एक फोर्स लगेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, किधर की तरफ लगेगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों इस केस में, इस वाले केस में जब ये इसके पैरेलल है तो ये 50, ये माइनस 50 कूलम का यहाँ पर चार्ज है, प्लस क्यू कूलम का चार्ज है, तो ये माइनस 50 कूलम वाला चार्ज जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा,
-50 कूलम के चार्ज की वजह से इन दोनों के बीच में इतना फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स लगाएगा। और ये +2 ही कूलम का चार्ज है, इसको अपनी तरफ इधर की तरफ खींचेगा। ये केवल हम अपना एक सपोज कर रहे हैं कि इधर मान लीजिए इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, इस पे इस नेगेटिव चार्जेस की वैल्यू क्या, बहुत हाई, और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या, बहुत लो। तो ये अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो इस वाले को बहुत ज्यादा फोर्स अपनी तरफ खींचेगा, और इस पे जो ये अपना फोर्स लगाएगा वो बहुत कम लगाएगा। तो ये F जो माइनस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है और ये F जो +Q चार्ज पे इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये ज्यादा लगेगा। इस पे ये -50 कूलम का जो चार्ज है इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा और इस पे ये कम फोर्स लगाएगा। तो मान लीजिए कि ये आपका कितना फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अप्रोक्सीमेट में माना, अप्रोक्सीमेट मतलब कि ये माना कि 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये डायपोल किधर की तरफ जाएगा बच्चों, किधर की तरफ मूव कर जाएगा, ये जो डायपोल है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाएगा। तो पहला जो केस है बच्चों, आप ये इस बात को समझ रहे हैं कि अगर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो और जो आपका डायपोल हो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया हो, यानी कि ये जो P का डायरेक्शन है वो E के डायरेक्शन में ही है, E के ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बन रहा है। इस केस में ये जो डायपोल है वो किधर की तरफ मूव कर जाएगा, इस केस में डायपोल is moving in the direction of E। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, आपका डायपोल मूव कर जाएगा। कोई क्वेश्चन करे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग हो और ये जो आपका डायपोल हो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायपोल का क्या होगा, मोशन होगा। अब बच्चों यहां पे देखिए डायपोल एंटी पैरेलल हो, कहने का मतलब ये जो आपका यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये माइनस चार्ज अब यहां ना होकर यहां पे हो जाए और प्लस चार्ज यहां पे हो जाए, तो P किधर की तरफ -2 पॉजिटिव इधर की तरफ, P इधर की तरफ, E उधर की तरफ, एंटी पैरेलल हो गया। अब यहां पे देखें, अब बच्चों देखिए ये यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, 2 कूलम का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पे इधर की तरफ लगाएगा, 2 कूलम वाला इधर की तरफ लगा रहा है, और इस पे 50 कूलम वाला किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब कौन सा वाला फोर्स ज्यादा लगाएगा बच्चों, ये जो 50 कूलम का जो चार्ज है ये -Q पे इधर की तरफ जो फोर्स लगाएगा वो ये जो 2 कूलम के द्वारा इधर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो उससे क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। तो इस केस में ये जो डायपोल होगा वो किधर की तरफ मूव करेगा, इन द ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और मोशन डायपोल के मोशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में डायपोल इज मूविंग in opposite direction of E। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा जब ये इसके एंटी पैरेलल रख दिया गया है। अब बच्चों अब हम केस ही बदल देते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो कैसा हो, डिक्रीजिंग हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिक्रीजिंग हो। अगर ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या कि इस पे इधर की तरफ जो माइनस चार्ज वो बहुत लो हो जाए, कहने का मतलब कि इधर की तरफ -2 कूलम का चार्ज हो जाए और इधर की तरफ प्लस में 50 कूलम का चार्ज हो जाए। और इस केस में जो आपका ये डायपोल हो, अगर ये डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फॉर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, -Q चार्ज यहाँ पे प्लस Q चार्ज यहाँ पे, P इधर E भी उधर, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गए। तो इस केस में जो फोर्स किधर की तरफ एक्स्ट्रा लगेगा बच्चों, ये -2 कूलम का चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये प्लस 50 कूलम का चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो कौन ज्यादा फोर्स से खींचेगा, तो ये वाला इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा। यानी कि इस केस में अगर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो और जो आपका डायपोल है वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस केस में जो डायपोल का मोशन होगा वो किधर की तरफ हो जाएगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दिस केस डायपोल इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E। अब लास्ट केस बचा बच्चों कि अगर ये बदल दिया जाए, ये P को अब इधर की तरफ कर दिया जाए, यानी कि यहां पे माइनस चार्ज और यहां पे प्लस चार्ज कर दिया जाए, तो P किधर की तरफ, इधर की तरफ। यानी कि ये व्हेन डायपोल इज एंटी पैरेलल,
ई इधर की तरफ और पी इधर की तरफ, एंटी पैरेलल हो गया। और इस केस में ये जो 50 कूलाम का जो चार्ज है, अब इस पे फोर्स किधर की तरफ लगाना रहेगा, इधर की तरफ। और ये -2 कूलाम का चार्ज है, इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाने लगेगा। तो ये इस पर बहुत बहुत हल्का सा चींटी के बराबर फोर्स लगा रहा है। और हम लोग इंसान है, हम लोग इस पे इधर की तरफ ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो ये डाइपोल किधर की तरफ मूव कर जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इस केस में डाइपोल is moving in the direction of E। तो आप बच्चों देख सकते हैं, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके आईआईटी नीट में, इसमें से कोई एक कंडीशन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप वेरी इजीली आप जो कंडीशन दिया गया हो ऐसे बनाकर, और वहां पे पैरेलल दिया गया हो, तो ये पी का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव वाला चार्ज इधर रहेगा और पॉजिटिव वाला चार्ज इधर रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि पैरेलल है। और किसी भी केस को डिस्कस करके डाइपोल किधर की तरफ मूव करेगा इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आप वेरी इजीली बता सकते हैं। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है और आपको समझाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं इसमें इस प्रकार से कोशिश किया गया है कि आपको समझ में आ गया हो टॉपिक, तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।